नमस्कार, मैं मयंक मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी तक लोक प्रशासन के सीरीज में हमने जिन चीजों को पढ़ा है उनको एक बार देख लीजिएगा। हम लोग को पढ़ना है लोक प्रशासन के सिद्धांत, लेकिन उन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले लोक प्रशासन के टर्म है जो हमको जानने के लिखे हुए हैं, तो हम उन सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। लोक प्रशासन के सिद्धांत पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म है उनको समझेंगे। हम शुरू कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, संगठन के सिद्धांत। संगठन का सिद्धांत, संगठन में क्या क्या चीजें होती हैं उनको समझेंगे, और इन टर्म को अगर आप समझ जाओगे तब आप टेलर को पढ़ पाओगे, तब आप फेयोल को पढ़ पाओगे, है ना, एल्टन मेयो को पढ़ पाओगे। तो जो भी जिन लोगों ने भी सिद्धांत दिए हैं वो इन टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संगठन के सिद्धांत क्या है। इसको समझने से पहले समझिए कि संगठन क्या है। हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि वो हर काम को करे। हम लोग की क्षमताएं हैं, शारीरिक मानसिक दोनों क्षमताएं हैं, लेकिन वो क्षमताएं सीमित हैं। एक ही व्यक्ति सब काम कर ले ऐसा नहीं है। इसलिए कुछ लोग मिल करके किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो लोग मिलते हैं वही संगठन कहलाता है। उसमें बहुत सारे विभाग बनेंगे और वो विभाग अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, और फिर उसके साथ कंपनी का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले 3 नंबर में कि संगठन क्या कहलाता है, तो किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एक कोई निर्धारित लक्ष्य है, एक साथ कार्य करने वाले लोगों का समूह संगठन कहलाता है। यानी यहां एक लोग नहीं होंगे, यहां कई लोग होंगे जो कि एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब देखिए, हम इसको यहां पर इस चित्र से समझें तो हम एक कंपनी है जिसका कुछ उद्देश्य होगा, कुछ लक्ष्य होगा कि हमको इतनी चीजें बनानी है और इतने लोगों तक उसको पहुंचाना है। ये कंपनी का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए लोगों के समूह को संगठित करेगा, अलग अलग विभाग बनाएगा। जैसे एक विभाग उसने बना दिया विपणन, मार्केटिंग जिसको कहते हैं, तो मार्केटिंग का विभाग होगा। एक विभाग हो गया फाइनेंस का, एक विभाग हो गया उत्पादन का यानी प्रोडक्शन का, एक विभाग हो गया निरीक्षण इंस्पेक्शन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इस तरीके से उसने बहुत सारे विभाग बना दिए। उन विभाग के अपने लक्ष्य हैं, यानी विपणन वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, वित्त वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तो सारे विभाग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सभी विभागों का लक्ष्य कंपनी का लक्ष्य बन जाएगा। तो संगठन में हमने लोगों को संगठित किया, उनको अलग अलग विभागों में बांट दिया उनकी कार्यकुशलता के आधार पे, और उन लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अंत में कंपनी का लक्ष्य पूरा हो गया। यही कहलाता है संगठन। तो आप इस परिभाषा को याद करिएगा, किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करने वाले लोगों का समूह संगठन कहलाता है। अब आप देखिए, अगर आप पीछे से जुड़े तो एक व्यक्ति काम नहीं कर रहे, उसमें बहुत सारे विभाग होंगे। जैसे मान ले कोचिंग सेंटर्स जो चलते हैं उनमें एमपीपीएससी की पढ़ाई हो रही है, यूपीएससी की पढ़ाई हो रही है, एसआई की पढ़ाई हो रही है, तो क्या एक ही व्यक्ति सभी का नहीं, तो यूपीएससी का एक विभाग बना देगा, उस विभाग का एक हेड हो जाएगा और उस अंडर में टीचर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से विभाग बनाए जाते हैं और सभी विभाग अपने लक्ष्यों के लिए काम करेंगे और सभी किसी एक उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। यही संगठन का सिद्धांत है, यही संगठन है। अब इस संगठन को जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो कैसे करते हैं? तो क्या एक व्यक्ति करेगा? नहीं, कई व्यक्ति करेंगे। तो उनमें एक पद सोपान होगा। पहले इन परिभाषाओं को समझने से पहले यहां समझिए कि पद सोपान क्या है। तो मान लो एक सबसे ऊपर व्यक्ति होगा, टॉप लेवल पे होगा, सबसे उच्च स्तर का अधिकारी होगा, उसके नीचे उसका अधीनस्थ होगा, उससे निम्न होगा, ए उच्च पर हो गया, बी उसका अधीनस्थ हो गया, सी बी का अधीनस्थ हो गया, डी सी का अधीनस्थ हो गया। तो इस तरह से देखिए कि एक पद, यही पद सोपान है कि एक उच्च पद पर होगा, फिर उसके अधीनस्थ कोई होगा, फिर उसके अधीनस्थ कोई होगा, फिर उसके अधीनस्थ कोई होगा। तो एक हायरार्की बन गई। अंग्रेजी में पद सोपान को हायरार्की कहते हैं। तो हमने ये देखा कि ए बी सी डी एक हायरार्की बन गई। यानी कि अगर विपणन का विभाग है तो उसमें भी एक उच्च अधिकारी होगा जो विपणन का सबसे उच्च अधिकारी होगा, उसके अंडर में उसका अधीनस्थ होगा।
उसके अंडर में उसका अधीनस्थ होगा। हर विभागों में पद सोपान बनता जाएगा। तो अब पद सोपान को समझिए कि है क्या। तो देखिए पद सोपान जो है, इसका जो अंग्रेजी वर्ड है वो है हायरार्की। हायरार्की बना कैसे है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से हाइरेज और आर्की से बना हुआ है। हाइरेज का मतलब क्या होता है, उच्च स्तर का निम्न स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण। उच्च स्तर का निम्न स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण हाइरेज हो गया। आर्कीज क्या कहते हैं कि निम्न स्तर का उच्च स्तर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना। ए के अधीन बी है, बी अधीनस्थ है ए के, यानी ये इसको जवाब देगा। अगर काम हुआ तो बी ए को जवाब देगा, काम नहीं हुआ तब भी बी ए को जवाब देगा। क्या समस्याएं आ रही हैं, ये सब जो जानकारी है वो ए को देगा, क्योंकि ए के अधीन बी है। तो निम्न स्तर है, निम्न स्तर का उच्च स्तर अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना। तो परिभाषा से उच्च स्तर का निम्न स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण और निम्न का उच्चतर अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना ही पद सोपान कहलाता है। अब देखो पद सोपान संगठन की क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदेश देता है तथा अधीनस्थ के लिए उत्तरदायी है। बी ए के लिए उत्तरदायी है। बी उत्तर देगा या क्या आ रही है और अधीन है, तो ए अधीन बी कार्य करता है। उच्च स्तर ए, निम्न स्तर बी। जरा कि आपको पद सोपान समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ सकता है, मान लीजिए आपसे 5 नंबर में पूछ दे या 11 नंबर में पूछ दे। पहले पूछेगा पद सोपान क्या है और पूछ देगा कि पद सोपान की विशेषताएं बतलाइए। अब पद सोपान की विशेषताएं आप ये 7-8 पॉइंट से आप इसको बता सकते हो इसलिए कि क्या पद सोपान में होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो पहली बात, कार्यों का विभाजन है। कौन व्यक्ति किस कार्य को करेगा होता है पद सोपान के अनुसार। अब मान लो जो उच्च अधिकारी है वो निर्णय लेता है, वो डिसीजन मेकर है, वो पॉलिसी बनाता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, इसलिए जो उच्च अधिकारी है वो निर्णय लेगा। और जो निम्न अधिकारी है मान लो बी, वो उस निर्णय को क्रियान्वित करेगा, यानी दोनों का निर्धारित है। तो पद सोपान के होने के कारण कार्यों का विभाजन होता है, समन्वय होता है, यानी कि इनके और इनके बीच में एक समन्वय है। ए आदेश देगा, बी उस आदेश का पालन करेगा, बी उत्तरदायी होगा और बताएगा कि काम क्यों नहीं हुआ। तो एक समन्वय होता है। उत्तरदायित्व सम्मिलित होता है, अभी हमने बता दिया उत्तरदायित्व होता है। सीढ़ी नुमा पिरामिड के रूप में होता है, या तो सीढ़ी नुमा होगा या तो पिरामिड होगा। कैसे, देखो ये देखो ऐसे सीढ़ी नुमा ऐसे बन गया। उच्च पर है ए, उसके नीचे है बी, फिर उसके नीचे है सी, फिर सबसे नीचे है डी। ये इसको आदेश देगा, ये इसको आदेश देगा, ये इसको आदेश देगा। तो सीढ़ी नुमा ये हो गया, पिरामिड हो गया। पिरामिड ऐसे बनता है, सबसे ऊपर है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी। तो पिरामिड नुमा भी हो सकता है पद सोपान, या सीढ़ी नुमा हो सकता है। अब देखो जो टॉप लेवल पर होंगे वो कम होंगे, मतलब जो उच्च स्तर पर अधिकारी होंगे वो कम होंगे। मान लो एक ही उच्च अधिकारी है, और जो निम्न स्तर पे होंगे जो कार्य को क्रियान्वित करेंगे उनकी संख्या अधिक होती है। तो ये पिरामिड नुमा है, सीढ़ी नुमा है। तो सीढ़ी नुमा और पिरामिड के रूप में होता है। क्षैतिज संचार नहीं होता है। संचार 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर संचार और एक होता है क्षैतिज संचार। आप इसको समझिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए ए के अधीन 3 लोग काम कर रहे हैं, ए के अधीन 3 लोग काम कर रहे हैं, और मान लीजिए इसको जेड मान लें, और एक जेड है, एक्स वाई जेड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एक्स वाई जेड कर लेते हैं इसको। ए के अधीन एक्स वाई जेड 3 लोग काम कर रहे हैं, एक्स के अधीन भी 3 लोग काम कर रहे हैं। सबसे उच्च पर ए, उसके बाद ये एक्स वाई जेड को आदेश दे रहा है ए,
और एक्स आदेश दे रहा है इन 3 लोगों को। वैसे ही वाई का भी होगा, वाई भी के अंदर भी हो सकता है 3 लोग हो। तो अब देखो ऊर्ध्वाधर संचार क्या है कि ए आदेश दे रहा है एक्स को और एक्स आदेश दे रहा है इस तरफ। ये ऊर्ध्वाधर हो गया। टॉप टू बॉटम होता है कि एक्स वाई से वाई को आदेश देने लगे या वाई को समझाने लगे, जबकि वाई अलग है। वाई को सिर्फ ए ही आदेश देगा, एक्स नहीं देगा। तो ये क्षैतिज संचार होता है कि एक्स वाई को दे दे, वाई जेड को दे दे। ए देगा एक्स वाई जेड को, टॉप टू बॉटम आएगा, उच्च से निम्न पर आएगा। ये नहीं कि एक ही स्तर के लोग हैं तो वो आपस में संचार करने लगे। तो पद सोपान यह निर्धारित करता है कि संचार कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। संचार क्षैतिज नहीं होता है, क्षैतिज नहीं होता है। अगला देखिए, कार्य करने के लिए माध्यम निर्धारित होता है। एक माध्यम से ही तो आ रहा है, इससे आया इसके पास, इससे आया इसके पास, तो एक माध्यम निर्धारित है। ये नहीं कि ये इसको बात करने लगे, इसको बताने लगे। यहां माध्यम निर्धारित है कि भैया इनका ये आदेश देंगे इनको ही, ये आदेश देंगे इनको ही, ये माध्यम निर्धारित है। तो कार्य करने के लिए माध्यम निर्धारित होता है। कार्य का विभाजन कर योग्यता के अनुसार व्यक्ति को चयनित किया जाता है। कार्य का विभाजन हो गया और उसकी योग्यता के अनुसार उसका चयन होगा कि भाई किसमें निर्णय लेने की क्षमता है। जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होगी वो उच्च पे चला जाएगा, टॉप बन जाएगा, और जिनमें क्रियान्वयन करने की क्षमता होगी वो बॉटम में आएंगे। तो टॉप टू बॉटम योग्यता के अनुसार निर्धारित होता है, उनका चयन योग्यता के अनुसार होता है कि कौन किस कार्य करने में, कौन से कार्य करने में निपुण। अगला देखिए, संचार निर्धारित रहता है। हमने देख लिया संचार निर्धारित है। तो आप कुछ पॉइंट्स लेकर के यहां से ये बना सकते हैं कि पद सोपान की आखिर विशेषताएं क्या हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब पद सोपान के प्रकार की अगर हम बात करें तो यहां एक नाम याद रखिए, फिफनर और शेरूट ने पद सोपान 4 प्रकार के, फिफनर और शेरूट ने पद सोपान को 4 भागों में विभाजित किया है। 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक पद सोपान कार्य के अनुसार बनता है। कार्य के अनुसार कैसे बनता है? एक नीति निर्धारक है जो नीति को बनाता है, दूसरा नीति को क्रियान्वित करता है, तो कार्य के अनुसार विभाजित हो गया। एक बनाने वाला है, एक उसको क्रियान्वित करने वाला है। दक्षता के आधार पर कि कौन व्यक्ति किसमें दक्ष है, किसमें निपुण है। निर्णय लेने वाला निर्णय लेने में निपुण है, इसलिए वो यहां रहेगा। क्रियान्वित करने वाला क्रियान्वित करने में निपुण है, तो वो यहां रहेगा। तो दक्षता के अनुसार, वेतन के अनुसार, जो ज्यादा वेतन पा रहा है वो टॉप पर हो गया, जो उससे कम वेतन पा रहा है वो बॉटम पे हो गया। उच्च स्तर पे वो हुआ जिसका वेतन अधिक है, और निम्न स्तर पे वो हुआ जिसका वेतन कम है। रैंक के अनुसार सोपान, ये जो है सेना में होता है, सेना में आपने देखा होगा कर्नल, मेजर, तो रैंक के अनुसार पद सोपान बन जाता है। तो फिफनर और शेरवुड के अनुसार 4 प्रकार के पद सोपान होते हैं। कार्य के अनुसार पद सोपान, दक्षता के अनुसार पद सोपान, वेतन के अनुसार पद सोपान और रैंक के अनुसार पद सोपान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम एक चीज और समझेंगे, हेनरी फ्योल को। हेनरी फ्योल को लोक प्रशासन के सिद्धांत में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां हेनरी फ्योल का डिस्कशन इसलिए है कि हेनरी फ्योल ने स्केलर चेन का सिद्धांत दिया था। स्केलर चेन का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया था। है क्या ये? पहले इसको समझिए, फिर इसको गैंग प्लिंक या कहीं कहीं गैंग प्लांक भी कहते हैं, का सिद्धांत दिया था जो पद सोपान से संबंधित है। स्केलर चेन का सिद्धांत पहले समझिए। देखिए ये एक चेन बन गया है ना पद सोपान का। ए का अधीनस्थ बी है, बी का अधीनस्थ सी है, सी का अधीनस्थ डी है, डी का अधीनस्थ ई है। ये एक विभाग इधर हो गया, मान लो ये मार्केटिंग विभाग है। सबसे ऊपर जो है ये व्यक्ति सबसे ऊपर है, उसके अधीन मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अधीन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अधीन जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो ए सबसे ऊपर है, और मान लो ये मार्केटिंग वाला है, तो ये मार्केटिंग ए के अंदर ये काम कर रहा है, बी के अंदर सी काम कर रहा है, सी के अंदर डी काम कर रहा है, डी के अंदर ई काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे इधर आ जाओ, ए के अंदर एफ काम कर रहा है, एफ के अंदर जी काम कर रहा है, जी के अधीन एच है, एच के अधीन आई है। तो एक विभाग का इधर हो गया, एक विभाग का इधर हो गया। अब स्केलर चेन क्या कहता है?
देखो आप समझना, मान लो ई को ए तक अपनी बात पहुंचानी है। ई जो कर्मचारी है वो निम्न स्तर पे है, अपने उच्च स्तर के अधिकारी तक अपनी बात पहुंचानी है जो कि टॉप पर है, ए पर, ए तक पहुंचाना है। तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट ई जो है ए के पास पहुंच जाएगा। तो हेनरी फेयोल कहते हैं कि ये गलत है। कैसे होगा देखो आप, तो ई डी को कहेगा क्योंकि डी के अधीन ई है, डी सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, बी ए को कहेगा, यानी बी इस तरह से यहां पहुंचा। अब मान लीजिए सपोज आपको एग्जांपल के तौर पर अगर आपको देखना है कि भाई अगर डी को एस तक अपनी बात पहुंचानी है, डी को एस तक, यानी मार्केटिंग के विभाग वाले को अगर अपनी बात फाइनेंस के विभाग वाले तक पहुंचानी है तो कैसे जाएगा? डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए एफ को बताएगा, एफ जी को बताएगा और जी से एस तक बात पहुंचेगी, यानी एक माध्यम के द्वारा यहां तक बात पहुंचेगी। लेकिन मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए, अब इमरजेंसी के समय हमको डी को तत्काल बात करना है एच से, तो क्या करना होगा? तो तत्काल बात करने के लिए अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे मान लो कोविड का समय था, कोविड के समय में एक विभाग का दूसरे विभाग से डायरेक्ट करने की कंडीशन थी, तो फॉलो कर रहे तो टाइम लगता। तो इसके लिए इस इमरजेंसी इसके लिए डायरेक्ट बातचीत हो सकती है, डी डायरेक्ट एच से बात कर सकता है इमरजेंसी के समय, लेकिन डी अपने उच्च अधिकारी को यह बताएगा, अपने से जो उच्च अधिकारी हैं उनको यह बात बताएगा कि हमको तत्काल एच से बात करनी है। इसी को गैंग प्लैंक कहते हैं। तो यहां देखो परिभाषा में देख लो, उचित माध्यम का अनुसरण किए बिना यदि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से संपर्क करता है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से संपर्क करता है, तो इसकी सूचना वह अपने उच्च अधिकारी को देगा। अपने उच्च अधिकारी को बताकर वो ये जो चेन चल रहा था उसको तोड़ सकता है। तो इस तरीके से हमने आज पद सोपान के सिद्धांत को समझा, जो कि संगठन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आगे भी हम और भी सिद्धांत को समझेंगे और जल्दी ही आपका जो लोक प्रशासन का सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। अंत में हम लोग लोक प्रशासन के सिद्धांत को समझेंगे, जिसमें फ्योल आएंगे, जिसमें टेलर आएंगे, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, उनको समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल पे। नमस्कार।